Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about how to join Merchant Navy. बहुत डाउट्स आते हैं यहाँ पर कि भैया मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करना है। अब जो यहाँ पर जिनको टाइम हो चुका है उनको पता है कि कैसे करते हैं, ठीक है, प्रोसीजर पता है क्या है। बट जो भी नए नए आते हैं जिन्होंने अभी इसके बारे में सुना है, चाहे वो रील से सुना हो, चाहे वो यूट्यूब से सुना हो, चाहे किसी ने उनको बताया हो, तो उनके पास बहुत से डाउट्स होते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना है, क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए और कैसे यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं आपके बहुत ही सिंपल वे में मैं आपके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मतलब इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। तो वीडियो अंत तक देखें और अपने की जो भी डाउट्स है सारे क्लियर इस वीडियो से करें। अजय कम इन। तो सबसे पहले हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन आता है। देखो, एलिजिबिलिटी हो गया, आपके डॉक्यूमेंटेशन जो भी दूसरा पार्ट है वो इजी है, आपने देखा एक बार और आपको समझ आ जाता है। बट क्या होता है, जो उसका प्रोसीजर है ना, इसमें काफी डाउट्स आते हैं। इसमें डाउट्स ऐसे आते हैं कि भैया कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं, किस किस चीज के लिए हम एलिजिबल हैं, कौन सी कंपनी के लिए, कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए। उसके साथ साथ बोलते हैं कि कॉमर्स से क्या हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी को। ऐसे डाउट्स आपके पास बहुत होंगे। हाँ, तो क्या हम क्या करने वाले हैं इसी के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर की मैं अगर बात करता हूँ, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि दो यहाँ पर आपके सेक्शंस हैं। पहला यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट हो गया जो सारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और दूसरा आपका जो अगर आपको ज्वाइन करना है एज अ रेटिंग। तो ये दो चीजें अलग अलग है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन एज एन ऑफिसर, तो आपको 12th पास आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको 12th पास होना ही पड़ेगा। लेकिन आपको अगर रेटिंग जो होती है उसको वहां से ज्वाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी 10th, ठीक है। अब इस चीज को आप अगर समझ गए हो तो आपको थोड़ा सा और यहाँ पर मैं क्लैरिटी देता हूं कि जो आपका जीपी रेटिंग कोर्स होता है ना, ये होता है आपका रेटिंग्स के लिए, ठीक है। और जो आपके दूसरे जो भी यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज हैं ये आपके ऑफिसर्स के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पर जीपी रेटिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्यों हम बात करें, क्योंकि ये पहले क्लियर हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रेटिंग एज आपको ज्वाइन करना है, तो जीपी रेटिंग आपके पास एक कोर्स अवेलेबल रहता है। इसमें क्या है कि आपके मिनिमम 40% है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे यहाँ पर ऑप्शन है जिनके यहाँ पर बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है 10th में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन जीपी रेटिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको बस साइंस चाहिए, मैथ्स चाहिए, आपकी 10th में जो होती है बेसिक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड चाहिए होता है। अगर आपके पास ये सारा है तो जीपी रेटिंग आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको थोड़ा और चीजों का ध्यान रखना होता है। आई साइट का हो गया, आपका मेडिकल फिटनेस हो गया, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जा सकते हो, उसके नीचे रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है जीपी रेटिंग के लिए, तो आप वहां से एक बार देख लो और कंफर्म करके फिर आप ज्वाइन कर सकते हो जीपी रेटिंग। और यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि यहाँ पर जो आपका कॉमर्स है, ठीक है, या मैथ्स वाले जिन्होंने अगर 12th भी किया है, आज चाहे बायो से किया है या कॉमर्स से किया है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10th। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो जीपी रेटिंग के बारे में इतना ही था, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो जीपी रेटिंग। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है आपके पास 12th में और आपको ज्वाइन करना ही करना है इस प्रोफेशन को, तो यस, जीपी रेटिंग आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैंने एक कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, काइंडली चेक दैट वीडियो। आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। जीपी रेटिंग वर्थ इट है या नहीं है, तो उस पर आप एक बार जरूर चेक करें उस वीडियो को, उससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नॉलेज मिल जाएगी जीपी रेटिंग के रिगार्डिंग। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेन है अपना 12th के बाद कैसे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करोगे। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पर ऑफिसर्स के लिए मेनली होता है। तो इसमें क्या है, आपके पास कोर्सेज अलग अलग हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर यूजी कोर्सेज हैं, आपके पास पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल है, और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी हैं जैसे कि नेवल आर्किटेक्चर, ऐसे कोर्सेज आपको भी देखने को मिल जाएंगे इसमें। बट अभी हम बात करने वाले हैं जो आपके यूजी कोर्सेज हैं। तो यूजी कोर्सेज आपका है जैसे कि आपका डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, दूसरा आपका है बीएससी इन नॉटिकल साइंस, ठीक है। तीसरा आपका हो गया आपका बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। ये तीनों कोर्सेज हैं जो आपके ये हैं आपके यूजी कोर्सेज। आपके पीजी कोर्सेज भी आते हैं जैसे कि आपका जीएमई हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे मेन फोकस रख रहे हैं यूजी कोर्सेज में, ठीक है। और जीएमई में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसको भी देखें, उसमें भी आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम जब बात करते हैं यहाँ पर कोर्सेज के बारे में, तो मर्चेंट नेवी जो होता है ना, इसमें आपके दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला आपका डेक डिपार्टमेंट हो गया, मतलब जो आपका शिप है उसका जो डेक है, मोस्टली काम आपका डेक से रिलेटेड रहेगा, ब्रिज से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। मैन्यूवरिंग मोस्टली जो आपके डेक से है, तो वहां से जो भी चाहे ऑपरेशंस हो गए आपके मूविंग ऑपरेशंस, तो उससे रिलेटेड काम रहेगा। दूसरा आपका जो डिपार्टमेंट है वो है इंजन डिपार्टमेंट।
अब इंजन डिपार्टमेंट में क्या है, जो भी आपका काम होगा इंजन से रिलेटेड होगा। तो इंजन रूम नीचे होता है, ठीक है आपका, तो इंजन रूम में आपका मोस्टली काम रहेगा, और उससे भी जो भी काम होगा जैसे आपके मशीन्स हो गए, आपके पंप्स हो गए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका काम रहेगा। तो ये आपके दो डिपार्टमेंट है, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट। अगर आपको ज्वाइन करना है डेक डिपार्टमेंट, आपके पास दो कोर्सेज अवेलेबल, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड बीएससी इन नॉटिकल साइंस। तो ये दोनों कोर्सेज आपके डेक के लिए लाइक अवेलेबल है। और आपका जो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग है ये, और आपका जीएमई जो मैंने अभी बताया था ना पीजी कोर्सेज में, जो आपका है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वाला, तो वो आपका इंजन डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब जब मैं बात करता हूँ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की, तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पर क्या होता है कि 1 साल का ये कोर्स है ओनली। और इसमें होता क्या है, जैसे आप 1 साल का कोर्स अपना प्री सी ट्रेनिंग जो आप कर लेते हो, उसके बाद 18 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी होती है। लेकिन जब आप इसके लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपको 2 चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। एक होता है IMUCT एग्जाम, जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम है। अब ये समझना क्यों पड़ेगा, क्योंकि इसमें रैंक लिस्ट आती है, ठीक है, तो इसमें रैंक्स जो आती है IMUCT की रैंक, उसके बेसिस में आपका सिलेक्शन होता है। एक ये IMUCT, दूसरा आपको क्या, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। बहुत से बोलते हैं भैया कि क्या हम बिना स्पॉन्सरशिप के DNS कर सकते हैं? मैं सही बोलूं, ना, ठीक है, एक आंसर जो मेरा रहेगा ना। और ये मैं काफी टाइम से बोलता आया हूं, क्योंकि होता क्या है, अगर आप अपना DNS कर भी लोगे ना, तो बाद में आपको जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपका डिप्लोमा की डिग्री है, आपके पास यहाँ पर कोई BSc की डिग्री नहीं है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी जरूरी है। स्पॉन्सरशिप का मतलब है क्या? वैसे देखो, स्पॉन्सरशिप का मतलब है आप अपना कोर्स कर रहे हो, उससे पहले आपके पास जॉब गारंटी है। मतलब जैसे आप अपना प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उसके बाद की जो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग है वो स्पॉन्सर्ड होंगी आपकी, और वो कंपनी करवाएगी। तो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज इन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। बहुत सी वीडियोज में यहाँ पर मैंने स्पॉन्सरशिप के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, एक स्पॉन्सरशिप डिटेल्ड व्यू, वो वीडियो देख लें, उसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड। तो ठीक है, एक बार वाली वीडियो जरूर चेक करना। तो DNS में मैंने जैसे बताया आपका IMUCT हो गया, और आपका दूसरा हो गया स्पॉन्सरशिप। अब जब मैं स्पॉन्सरशिप को थोड़ा सा ब्रेक करता हूं DNS में, तो यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला आपका स्पॉन्सरशिप टेस्ट जो कंपनी लेती है। अब कैसे होगा, देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको चाहिए स्पॉन्सरशिप, ठीक है। IMUCT एग्जाम तो हो रहा है, उसमें तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है, एंड देन आपका एग्जाम होगा। लेकिन आपको स्पॉन्सरशिप के लिए करना क्या है, सिंपल सा, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की साइट में चलेगा, ठीक है, वहां पे आपने फॉर्म भरना है और आपने वहां पे अप्लाई करना है। जैसे आप फॉर्म भरोगे, अप्लाई करोगे, देन आपको वहां से मेल आएगा, जो भी आपने रजिस्टर्ड मेल किया होगा, डाला होगा वहां साइट पे, तो वहां पे आपको मेल आएगा। वहां पे आपका सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है, स्पॉन्सरशिप टेस्ट। तो स्पॉन्सरशिप टेस्ट आपका होगा, और वो डिपेंड करता है उसका डिफिकल्टी लेवल, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। किसी का डिफिकल्टी भी हो सकता है, किसी का इजी भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पॉन्सरशिप टेस्ट आपके पास होगा, और उस स्पॉन्सरशिप टेस्ट में आपका बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको बहुत डिटेल्ड में 11-12 के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए, आपके बेसिक 10th मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कभी कभी बेसिक जो आपके 12th 11th के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ऐसा मेनली आपका लेवल रहेगा स्पॉन्सरशिप टेस्ट का। अब स्पॉन्सरशिप टेस्ट से आप क्लियर करोगे, किसी किसी में ऐसे नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी किसी में नहीं होती है, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो जैसे आप यहाँ पर स्पॉन्सरशिप टेस्ट क्लियर कर दोगे, देन आपका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसमें मेनली क्या क्वेश्चंस आते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन क्वेश्चन। वहां पे कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपको रिएक्ट करना है उन क्वेश्चंस पे। जैसे कि आपका वो चेक करेंगे आप कैसे, आपकी थिंकिंग है, ठीक है, आपकी अवेयरनेस कैसी है। तो ये क्वेश्चंस जो आपके हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे और आपको आंसर करना है, जिससे वो कहीं ना कहीं जज करेंगे कि एज अ पर्सन हाउ यू आर। और फिर उसके बेसिस पे यहाँ पर आपके जो भी आंसर्स होंगे वो सबमिट होंगे, और अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, ठीक है, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी। तो ये पहला प्रोसीजर आपका साइकोमेट्रिक स्पॉन्सरशिप टेस्ट हो गया, दूसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या है, डिटेल्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी इंग्लिश, जो भी हो सकता है वो चेक किया जाएगा। डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी कितना उसका डिफिकल्टी लेवल है, बट हाँ मेनली क्या होता है, एक अच्छा यहाँ पर पैटर्न होता है। जो अच्छी कंपनी होती है अच्छे से आपको चेक करेंगी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर है या नहीं है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंटरव्यू में ज्यादा फोकस करें, ठीक है। वैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट और आपका स्पॉन्सरशिप टेस्ट होता है, इजी होता है, लेकिन हाँ जो मेन होता है इंटरव्यू होता है। तो ये तीनों आपको जैसे आप क्लियर करोगे,
तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट, रिस्पॉन्सिव टेस्ट, इंटरव्यू क्लियर किया, चौथा जो आपका पार्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा में आता है ये पार्ट में से, आपके डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, ठीक है, तो आपको स्पॉन्सिव मिल जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखें। यहां पर स्पॉन्सरशिप जैसे आप ले लोगे, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सेकंड IMUCT रैंक। अब जो IMUCT एग्जाम होता है तो वो आपका नेशनल लेवल एग्जाम है, तो वो बहुत से सेंटर्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है, ऑनलाइन भी होता है। कोरोना में ऑनलाइन चल रहे थे IMUCT के एग्जाम, बट अभी जैसे फिजिकल अवेलेबल है तो आपके फिजिकली आपको सेंटर्स में जाना होगा और वहां आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपका जो IMUCT रैंक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका सिलेक्शन के लिए। अब जो IMUCT की जो रैंक है आपकी, अब इसमें भी एक चीज है, आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है, IMUCT रैंक में भी, कि कभी कभी कैटेगरी लगती है, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी हो सकती है, रैंक आ सकती है, ठीक है, आपकी ओपन अलग होती है, आपका कुछ रिजर्वेशन रहेगा, तो ये चीजें बहुत से फैक्टर्स रहते हैं उसमें आपकी IMUCT रैंक को जो अफेक्ट करती है। लेकिन आपका जो होता है स्पॉन्सरशिप, जब अभी हम DNS की बात कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप और एक IMUCT रैंक आपके अंडर 5000 भी है, ठीक है, तभी भी आप अच्छे एक कॉलेज में सिलेक्ट हो जाओगे। तो हाँ, IMUCT रैंक उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है यहाँ पर DNS में, मतलब आप 6000 में भी सिलेक्शन देखोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेन फिलिंग प्रोसेस होता है। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, IMUCT ये रैंक लिस्ट के बारे में एक अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, पुरानी रैंक लिस्ट का, तो वो भी चेक कर सकते हो, जिससे आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी, जिससे आपका हौज पौज नहीं होगा दिमाग, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, अभी प्रोसीजर समझ रहे हैं, ठीक है। तो IMUCT की रैंक आई आपकी एक अच्छी और आप सिलेक्ट हो जाओगे। इसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप मेडिकल्स भी क्लियर कर लोगे तो आराम से आप क्या है, एडमिशन पा लोगे एक इंस्टीट्यूट में। वहां आपका 1 साल का कोर्स होगा, ठीक है, 1 साल का जैसे आप कोर्स कंप्लीट करोगे, देन 18 महीने की ट्रेनिंग आपकी जो है सी ट्रेनिंग, वो स्पॉन्सर्ड रहेगी कंपनी से, और वहां पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड आपका $400 से $600 के अराउंड स्टाइपेंड आपको वहां मिल जाएगा। तो हाँ, एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपके पास एक अच्छा कोर्स है जो आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स है, और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जल्दी आप अर्निंग करने लग जाते हो, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर अट्रैक्शन भी रहता है। और लोन की बात करें, बहुत से बोलते हैं भैया कि यहाँ पर क्या हमें लोन मिल जाएगा, तो हाँ बिल्कुल लोन मिल जाएगा। आपको करना क्या होता है, आपके पास बहुत से पोर्टल्स भी हैं, ठीक है, कभी मैं उन पोर्टल्स के बारे में बात करूंगा, तो आसानी से आपको लोन भी दे देंगे। अदरवाइज होता क्या है, अगर आप बैंक्स में जाओगे और आप अपना ऑफर लेटर दिखाओगे, तो ऑफर लेटर से भी आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, लोन। अब हम बात करते हैं BSc इन नॉटिकल साइंस और BTech इन मरीन इंजीनियरिंग के बारे में। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सबसे पहले स्पॉन्सिप नहीं होती है। बहुत से डाउट्स आते हैं, भैया क्या BSc और BTech में भी स्पॉन्सिप होती है? नहीं होती है। यहाँ पर क्या है कि ओनली एक कॉलेज है अमेट, ठीक है, तो वो क्या करता है, मर्स के साथ उनका एक पार्टनरशिप है, जिसमें ओनली मर्स के लिए वो क्या करते हैं, BSc इन नॉटिकल साइंस में स्पॉन्सरशिप देते हैं। स्पॉन्सरशिप का मतलब मैंने आपको बताया है, कोर्स से पहले ही आपको रहती है जॉब गारंटी, तो स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है। बट यहाँ पर BSc और BTech में मेनली नहीं होती यहाँ पर स्पॉन्सरशिप। इसमें क्या होता है, प्लेसमेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या है, आपको सिंपल सा वही प्रोसीजर है, आपको यहाँ पर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे BSc और BTech के लिए, और आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करना है। जैसे TMI आपका कॉलेज हो गया, ठीक है, आपका IMI हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनकी साइट्स में जाना है, विजिट किया, अप्लाई, अपने फॉर्म्स जो भी आपकी डिटेल्स हैं फॉर्म्स में भरी एंड अप्लाई कर दिया। जैसे आप अप्लाई करते हो, उसके बाद इनका मेल आएगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होगा, BILI टेस्ट, ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट टाइप ही होगा, जैसे आपका ये होगा, एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर दिया, देन आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। ये पहला पार्ट है। दूसरा मैंने आपको बताया था IMUCT रैंक। तो IMUCT रैंक UG कोर्सेज में अप्लाइड हमेशा मतलब मैंडेटरी है, ठीक है। तो जैसे आपको BSc और BTech है, तो BSc BTech में क्या है, पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया कि आपने एग्जाम दिया, आपका PILI टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, एंड देन उसके बाद इंटरव्यू आपने कर दिया, तो सीट आपकी बुक हो गई। अब फिर आपका सेकंड जो पार्ट है IMUCT रैंक। IMUCT रैंक में क्या है, 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कुछ यहाँ पर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का मतलब है IMU के जो कैंपस हो गए आपके, जैसे IMU चेन्नई हो गया, IMU आपका कोलकाता हो गया, और IMU आपका नवी मुंबई हो गया। तो ये आपके जो कैंपस है, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसमें फीस आपको कम मिलेगी, ठीक है, प्लेसमेंट भी थोड़ा सा आपको स्लाइटली कम मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी करता है, ठीक है, कॉलेज टू कॉलेज। बट हाँ, बहुत से यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट भी आपको मिल जाता है। आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, आपके जैसे TMI हो गया, आपका IMI हो गया, ठीक है, सिम्स हो गया, तो ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इनमें फीस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, लेकिन जैसे मैं TMI की बात करूँ तो वहाँ पे 100% के अराउंड आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो एक फीस ऊपर है, बट प्लेसमेंट भी अच्छी मिलेगी। और स्पेशली BTech और
बीटेक की मैं बात करूँ तो उसमें यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, ठीक है। प्लेसमेंट अच्छी रहती है ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में। तो आपका सेकंड पार्ट IMUCT रैंक, ठीक है। अब जो IMUCT रैंक है, जब आप IMUCT रैंक देखोगे अपनी, ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है तो टोटली वो डिपेंड करती है आपके IMUCT रैंक पे, ठीक है, और आपकी कैटेगरी पे भी। अगर आपकी IMUCT रैंक एक अच्छी है, अंडर 500 है, अंडर 1000 है, तो IMU कोलकाता आपको मिल जाएगा बीटेक के लिए, ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई करते हो तो 3000 5000 में भी चल जाता है, वो डिपेंड करता है सीट कितनी फिल हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट वाले में टोटली यहाँ पर IMUCT रैंक पे डिपेंड करता है और कैटेगरी पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर दोनों के दोनों कर लोगे तो आप इंस्टीट्यूट्स में आप सिलेक्ट हो जाओगे, देन इंस्टीट्यूट जाओगे। BSc इन नॉटिकल साइंस में आप क्या करोगे, 3 साल का आप कोर्स करोगे, फिर आप 12 महीने की अपनी ट्रेनिंग करोगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। और यहाँ पर जो आपका बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग है, तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग में आप क्या करोगे, 4 साल का आप बीटेक करोगे अपना कोर्स, एंड देन फिर जो आगे आपका सी टाइम होगा वो 6 महीने का, एंड देन उसके बाद आप आगे अपने अगले एग्जाम दे सकते हो। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ BSc और बीटेक के लिए कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। देखो करना है क्या, आपको फॉर्म फिल करना है, साइट्स में जाना है, इंस्टीट्यूट की साइट्स में। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट्स के लिए जा रहे हो तो सिंपल IMUCT रैंक से ही आप फिर आगे की काउंसलिंग होती है, तो आप डायरेक्ट वहां से ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइवेट के लिए ट्राई कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो पहले आपने उनका फॉर्म भरा, देन आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, PILI टेस्ट होगा या साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा। जैसे आप इन तीनों को क्लियर कर देते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपकी सीट फिक्स हो जाएगी। जैसे आपकी सीट फिक्स होगी, फिर उसके बाद आपको चाहिए बस IMUCT रैंक। IMUCT रैंक जैसे आपको मिल गई तो आपका उस कॉलेज में यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी जो मैं आपको बताऊंगा ये एक ओवरऑल एलिजिबिलिटी की तरह कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें होता क्या है, जो डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज हैं, इनकी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब किसी का 70% हो सकता है, किसी का 65% हो सकता है, किसी का 75 क्या 80 भी हो सकता है। तो सबके डिफरेंट यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, और किसी का आई साइट में भी आपको क्राइटेरिया डिफरेंट मिलेगा। बट मैं एक बेसिक क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत से कंपनीज आपको इसी क्राइटेरिया में मिल जाएंगी। तो आपकी जो PCM परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है, वो 60% आपकी होनी चाहिए मिनिमम। इस चीज़ का ध्यान रखें, आपका जो 12th है PCM से ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत से पूछते हैं ना कॉमर्स से, तो नहीं, आपका यहाँ पर PCM से होना चाहिए। दूसरा आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश में आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। आपका जो 12th है, किसी में 10th में भी मांगता है कि आइदर हो, ठीक है, किसी 10th में या 12th में, तो उस हिसाब से चेक कर लेना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस कंपनी का। तो यहाँ पर 50% मिनिमम आपके होने चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ मेडिकल फिट के बारे में। तो मेडिकल फिट में मैंने एक मेडिकल्स की वीडियो बनाई है, काइंडली चेक दैट वीडियो। सारे टेस्ट जो है वो बताए हुए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो वैसे ही आपके जो भी आपका जैसे आई साइट हो गया, ठीक है, ब्लड टेस्ट हो गया, उसमें हीमोग्लोबिन और जो भी और चीज़ें टेस्ट होती हैं, उसके साथ साथ आपका TMT टेस्ट हो गया, ठीक है। तो और जो आपके टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, तो वो सारी जो है वो चीज़ें एक बार देख लेना, ठीक है। और वो मेडिकल आप फिट डॉक्टर DG अप्रूव डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको क्लियर कर देंगे। अदरवाइज आपको कोई इशू है, ठीक है, सपोज आपको मेडिकली कुछ इशू है, बहुत से होता है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको पता नहीं है करना है क्या, तो सिंपल सा एक सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। आप कर क्या सकते हो, गूगल में टाइप करना DG शिपिंग डॉक्टर्स, ठीक है, और आपके आसपास जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। उनको कॉल करके आप पूछ लीजिए कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो क्या मैं फिट हूँ, ठीक है, सी सर्विस के लिए, तो आपको बता देंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन ये। अदरवाइज आप किसी से कैडेट से पूछोगे तो आपको क्या पता कुछ गलत आंसर भी मिल जाए, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तीसरा आपका, ठीक है, जो है आई साइट। तो आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए। बहुत सी कंपनी डायरेक्ट बोलती है 6/6, किसी में थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एक आई में आपका जैसे कि 6/6 है, दूसरे में 6/12 हो गया, ठीक है, तो रिलैक्सेशन रहता है। वैसे मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डेक के लिए, डेक डिपार्टमेंट के लिए, तो 6/6 इज कंपलसरी। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं इंजन सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इंजन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको रिलैक्सेशन होता है। आप यहाँ पर अपने कह सकते हो आप ग्लासेस पहन सकते हो, और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी होता है, ठीक है। आपका 6/18 तक भी चले जाता है, ठीक है। किसी में ऐसा है 6/12 या 6/9, ठीक है, बेटर आई में, और दूसरे में 6/18, तो ऐसा भी चल जाता है। तो एक बार चेक कर लेना, कंपनी टू कंपनी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उस हिसाब से देख लेना। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स।
अब जैसे कि मैंने बताया एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी तो आपका हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कंपनी टू कंपनी। डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास ये होने चाहिए, और जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ लेना। पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट भी दोनों की होनी चाहिए। किसी किसी में क्या होता है, जैसे CBSE का है तो उसमें कंबाइंड आता है, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो हाँ दोनों वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पर कास्ट भर रहे हो, ठीक है, फॉर्म्स के टाइम पे IMUCT का फॉर्म हो गया या आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें टाइम पे आप कास्ट भर रहे हो, ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि बहुतों को यहाँ पर क्या होता है कि जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो बोलते हैं भैया कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगला आपका है पासपोर्ट। पासपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो जो आपका सिलेक्शन है ना, हुआ भी है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, कंपनी में, तो वो आपका पोस्टपोन हो जाता है दूसरे बैच के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि शिफ्ट अगर आपको नहीं कराना है दूसरे बैच में, तो पासपोर्ट होना आपके पास जरूरी है। जैसे ही आप होते हो 18 ईयर्स के, सीधे पासपोर्ट बना दो, माइनर पासपोर्ट भी आप बना सकते हो। फिर हम बात करते हैं ID कार्ड की। एक ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके पास कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड काम करेगा। फिर आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये तो आगे की बात है, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको बोलेंगे मेडिकल्स कराने के लिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यही है सारा प्रोसीजर, ठीक है। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोसीजर बताया वो अगर आप समझ गए हो। दूसरा आपका एलिजिबिलिटी बेसिक बताई हुई है, वरना क्या करना, इंस्टीट्यूट की साइट्स में जाओगे, वहां देख बार चेक कर लेना। दूसरा वो आप जैसे ही चेक करोगे, फिर तीसरे में आपको आना है डॉक्यूमेंट्स जैसे कंप्लीट कर दिए, बस इतना, इससे ज्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, ठीक है। और यही है इंपॉर्टेंट जितना आपको समझना है, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ IMUCT का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ूँ कितना नहीं पढ़ूँ, NCERT इनफ है नहीं है। IMUCT की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, एक बार चेक करें, उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। एक बार आपने अगर उसे अच्छे से कर लिया, आराम से आप सिलेक्ट हो जाओगे। स्पॉन्सरशिप के बारे में भी अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है, वो भी एक बार चेक कर लेना और आप वहाँ पर आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, ये वाला क्वेश्चन काफी रहता है बहुतों का कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया हो आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए और बेसिक चीज आपके पास क्या होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।